आई वॉज वंडरिंग कि पिछले दिनों उत्तराखंड में कुछ ऐसा हो गया है जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ। जी हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो उत्तराखंड में यूसीसी के थ्रू यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू जो लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं उन्हें लीगलाइज कर दिया है। इतना लीगलाइज कर दिया है कि उसका अब रजिस्ट्रेशन होगा और पेरेंटल कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। अगर हम शादी की बात करें कि अगर दो लोगों को शादी करनी हो और वो 18 साल से यानी लड़की जो है वो 18 साल से ज़्यादा की है और लड़का जो है वो 21 साल का हो गया है, तो वो बिना पेरेंटल कंसेंट के भी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लिव इन के अंदर रहना है तो उन्हें पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत होगी अगर वो 21 साल से कम के हैं। तो 18 साल की लड़की शादी तो कर सकती है लेकिन वो लिव इन में नहीं रह सकती है। तो क्या जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वो लिव इन को लीगलाइज करना चाह रही है? वैसे ये सिर्फ मेरा थॉट है, मैं ऐसे ही सोच रही थी। बट एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, बीजेपी जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है, चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाना हो, राम मंदिर को बनवाना हो या फिर यूसीसी को लाना हो। तो अब जो उत्तराखंड है विच इज़ रूल्ड बाय बीजेपी वो पहला स्टेट बन जाएगा जो कि बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगा। एक सेकेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड पहला स्टेट कैसे बन गया, क्योंकि गोवा के अंदर तो कितने सालों से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ही चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोवा के जो पर्सनल लॉज हैं दे आर नोन एज द गोवा सिविल कोड, जो कि हमें मिले थे फ्रॉम द पोर्तुगीज सिविल कोड और इन्हें इम्प्लीमेंट किया गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। और उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसे इंडिपेंडेंस मिली, तो उस टाइम पर उसी लॉ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करके जो है उसे अडॉप्ट कर लिया गया था एज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो टेक्निकली जो उत्तराखंड है वो पहला इंडियन स्टेट होगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगा। और अगर ये जो एक्सपेरिमेंट जो है किया जा रहा है ये सक्सेसफुल रहा तो बहुत जल्द जो असम और गुजरात की गवर्नमेंट है वो भी इस यूसीसी को लागू करेगी। सो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और कैसे ये हम सब की लाइफ चेंज करेगा, स्पेशली उन लोगों की जो कि उत्तराखंड में रहते हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है ये एक ऐसा लॉ होता है जो कि इंडिया की हर रिलीजियस कम्युनिटी पर इक्वली एप्लीकेबल होता है और ये हमें मिला है अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आर्टिकल 44 है ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये है कि अगर लेजिस्लेचर चाहे तो इस पर लॉ बना सकता है। तो मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर कई सारे आर्टिकल्स हैं। अब ये जो प्रोविजंस हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर गिवन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे शामिल नहीं है, लेकिन ये एक डायरेक्टिव्स होते हैं कि स्टेट अगर चाहे तो इस पे लॉ बना सकती है, तो ये स्टेट के पास होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, नहीं, अगर सेंटर चाहे तो सेंटर भी जो है वो लॉ बना सकता है। बट आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी इंडिया के लिए क्यों नहीं आ जाता, हर स्टेट अपना अलग अलग क्यों कर रहा है? तो इसका रीज़न ये दिया गया है कि ये जो पर्सनल लॉज के मैटर होते हैं वो कहाँ पर हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हैं। कॉन्करेंट लिस्ट यानी जिसके अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है, दोनों के पास लेजिस्लेटिव पावर होती है कि वो इन सब्जेक्ट्स पे जो है वो लॉ बना सकते हैं। लेकिन करेंट सिनेरियो का अगर हम देखें तो कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन तो है नहीं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया है जो कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तो इसकी वजह जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो उनके पर्सनल लॉज के बेसिस पे यानी रिलीजन, ट्रेडिशन और कस्टमरी प्रैक्टिसेस को देखते हुए जो है इंडिविजुअली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ला रहे हैं। सो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर और स्टेट दोनों को पावर देता है कि वो यूसीसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो आ सकती हैं, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और पॉलिटिकल हर्डल्स। तो इसी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो इस यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन ये भी इतना ईजी नहीं होगा। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। भले ही गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सेंट्रल लेवल पे ले आए तो कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेट दूसरे से अलग है। लोग जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट होते रहते हैं। तो जब ये माइग्रेशन होता है और अगर ये जो यूसीसी है वो हर स्टेट में अलग होगा और हर स्टेट के लॉज अलग होंगे, तो फिर जो इंसान जो है वो माइग्रेट कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उस पर उस समय कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा।
उसके डोमिसाइल के हिसाब से एप्लीकेबल होगा, वो जहाँ रह रहा है उसके हिसाब से एप्लीकेबल होगा। तो ये सब चीज़ें अभी भी शायद गवर्नमेंट जो है वो नहीं सोच रही है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकती है। क्योंकि इस समय जो है कैसे हमारे जो है पर्सनल लॉज गवर्न है कि हिंदूज़ के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है, क्रिश्चियंस के ऊपर ये, मुस्लिम्स पर ये, पारसीज पर ये, तो जो जिस रिलीजन का है उसके हिसाब से चलता है। लेकिन अब ये जो स्टेट वाइज डिवीज़न हो रहा है, कौन किस स्टेट का है उस पर वो एप्लीकेबल होगा, और आगे चल के अगर हर स्टेट इसी तरीके से अपना यूसीसी लागू करेगा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। सो लेट्स सी कि इसका फ्यूचर क्या होता है, कैसे होगा। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की बात करूं, अगर सिर्फ उत्तराखंड की बात करूं, सिर्फ उत्तराखंड के यूसीसी की बात करूं, तो इस लॉ से जो है हिंदूज़ और मुस्लिम्स और स्पेशली वो लोग जो लिव इन में रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं देखने को मिले हैं। लीस्ट चेंजेस शायद जो है हिंदूज़ के लिए हैं, क्योंकि मुस्लिम्स का भी जो रिलीजियस लॉ है वो अब टोटली डिफरेंट जो है इस यूसीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। दो बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि हम गोवा का एग्जाम्पल लें कि कैसे गोवा के अंदर जो है इतने अच्छे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, हमें वहाँ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बट हम एक बात भूल जाते हैं कि गोवा में शुरू से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो गोवा था, गोवा के अंदर पोर्तुगीज़ कॉलोनियल रूल था और इसीलिए उनका अपना सिविल कोड था विच वाज नोन एज कोडिगो सिविल। और जब 1867 में इंडिया ने गोवा को अनेक्स किया तब भी वहाँ पर यही पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 था, जो कि सभी गोवंस पर एप्लीकेबल था इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और अब गोवा के बाद जो उत्तराखंड है जिन्होंने यूसीसी का बिल प्रपोज किया है जो कि बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होगा, और अब गोवा के बाद ये जो उत्तराखंड है उसने पूरी तैयारी कर ली है कि वो इस यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वहाँ का जो लेजिस्लेचर है, जो असेंबली है, उसने तो इस बिल को पास कर दिया है और गवर्नर की एक्सेंट मिलते ही इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है इतना आसान नहीं है। दो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका कहना है कि ये जो कोड है, ये जो लॉ है, उसने सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते जो है इसे बनाया है। लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो है चैलेंज किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो शेड्यूल कास्ट है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा गया है। तो वी कैन सी कि अभी से कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या क्या चेंजेस लेकर आया है फॉर हिंदूज़, मुस्लिम्स एंड अनमैरिड कपल्स। अगर मैं हिंदूज़ की बात करूं और प्रेजेंट चीज़ की बात करूं तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंटली हिंदूज़ के अंदर जो इनहेरिटेंस की चीज़ है वो कैसे काम करती है। तो प्रेजेंटली जो हिंदूज़ हैं वो गवर्न होते हैं अपने हिंदू लॉ से, अपने पर्सनल लॉ से, जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट लॉज हैं। जैसे शादी और डिवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, अगर सक्सेशन की बात है, इनहेरिटेंस की बात है तो उससे डील करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर अडॉप्शन की बात है तो उससे डील करता है हिंदू अडॉप्शन एक्ट। अब क्योंकि ज़्यादा मेजर चेंजेस इनहेरिटेंस में आए हैं, सक्सेशन में आए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की। तो एट प्रेजेंट क्या लॉ है पहले वो समझना ज़रूरी है। तो जब भी हिंदूज़ के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट की जाती है, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स की है वो आपको मिलती है या आपके बच्चों को मिलती है, तो वो कैसे होता है। तो इसके लिए क्या होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जो है क्लास 1, क्लास 2 हेयर्स जो हैं वो बनाए गए हैं बेस्ड ऑन दी प्रॉक्सिमिटी, कि भाई अगर आपका खुद का अपना बेटा है, अपनी बीवी है, तो वो क्लास 1 हेयर में होगी, अगर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो वो आगे क्लास 2 हेयर्स में होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक पूरा बना रखा है कि क्लास 1 हेयर में कौन होंगे और क्लास 2 हेयर में कौन होंगे। तो अगर कोई भी पर्सन बिना विल बनाए जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी कैटेगरी का हेयर है, यानी वो क्लास 1 में है या क्लास 2 में है। तो क्लास 1 में आते हैं इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स और इनके पास प्रायोरिटी होती है ओवर क्लास 2 हेयर्स। तो क्लास 1 में कौन कौन आ गया, स्पाउसेस आ गए, सन्स एंड डॉटर्स आ गई और मदर आ गई। लेकिन अगर किसी का कोई क्लास 1 हेयर जो है ही नहीं, कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी किसके पास जाती है, क्लास 2 हेयर में। तो क्लास 1 हेयर के पास प्रायोरिटी है।
अगर किसी इंसान की डेथ हुई है, उसने अपनी विल नहीं बनाई है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि क्लास 1 के जो हेयर्स हैं वो ज़िंदा है यानी उस पर्सन का जो स्पाउस है अगर वो है तो उसके पास जाएगी, उसके बच्चे हैं तो उसके पास, और अगर उसकी मदर है तो उसके पास। लेकिन अगर किसी पर्सन के इनमें से कोई भी जो लोग हैं वो प्रेजेंट नहीं है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो उस केस में क्या होगा, फिर क्लास 2 में देखा जाएगा कि क्लास 2 में कौन कौन आते हैं। जो सिबलिंग्स होते हैं, जो ब्रदर्स और सिस्टर्स होते हैं वो हैं, नेफ्यूज़, नीजेस। तो बेस्ड ऑन दी प्रॉक्सिमिटी टू द डिसीज़, इस हिसाब से क्लास 2 हेयर्स जो हैं वो आती हैं। क्लास 2 ईयर्स में इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, ये सब लोग जो हैं वो शामिल हैं। और अगर ये पता चलता है कि ना क्लास 1 है ना क्लास 2 है, कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो है ही नहीं, तो उस केस में वो जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि किसको मिलेगी, किसके पास जाएगी, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2 तरीके से डिवाइडेड है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपको अपने मेल एंसेस्टर से मिली है, यानी जो कोपासनरी रूल जो होता है कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर की थी, फिर आपके ग्रैंडफादर को मिली, उसके बाद आपके फादर को मिली, फिर आपको मिली, तो ये हो गई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो आपने अपनी खुद खरीदी है अपने लाइफ टाइम में, यानी ये आपको किसी से मिली नहीं है। और ये जो कोपासनरी राइट की मैं बात कर रही हूँ, ये एप्लीकेबल होता है ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी जो मेल मेंबर्स के जो कोपासनरी राइट्स हैं। एक बात और बता दूं कि 2005 से पहले ये जो कोपासनरी राइट्स थे ये सिर्फ मेल मेंबर्स को मिलते थे, लेकिन 2005 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और अब वुमेन के पास, गर्ल्स के पास भी जो है ये सेम राइट है। यानी 2005 से पहले सिर्फ जो बेटा है, बेटे के बेटे को, उसके बेटे को, तो इस तरीके से जो है वो पास ऑन होती थी, लड़कियों को नहीं मिलती थी। लेकिन अब लड़कियों का भी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर राइट होता है, और जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और जो क्लास 1 ईयर्स होते हैं तो उन सभी में ये जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होती है। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की। इनफैक्ट पूरे इंडिया के अंदर कैसे जो है इनहेरिटेंस का लॉ काम करता है। अब ये चीज़ उत्तराखंड में कैसे चेंज की गई है थ्रू यूसीसी, वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड के अंदर ये जो कोपासनरी राइट वाला पूरा इशू था, इसे ख़त्म कर दिया है उन्होंने। ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या फिर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो कोपासनरी राइट के थ्रू मिली है, तो इस तरीके का जो डिफ्रेंसिएशन है उसकी बात करी ही नहीं है। तो अब क्या हो गया है, यूसीसी के अंदर जो डॉटर्स, वाइफ्स हैं, उन सभी के पास इक्वल इनहेरिटेंस राइट है टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसे हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो ये और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो सेम होंगे। और इसके अलावा जो क्लास 1 ईयर्स हैं, यानी जिसके अंदर सिर्फ मदर का नाम था, अब पेरेंट्स वर्ड यूज़ किया गया है, यानी अब फादर को भी क्लास 1 ईयर के अंदर जो है इंक्लूड किया है। अभी तक क्या है, जो पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो स्पाउसेस, सन्स, डॉटर्स और मदर जो है वो शामिल है, लेकिन फादर का नाम मेंशन नहीं है। तो अब जो ये यूसीसी है उत्तराखंड का, उसमें उन्होंने पेरेंट्स वर्ड यूज़ किया है, सिर्फ मदर यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब मदर और फादर दोनों जो है वो क्लास 1 ईयर में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर मैरिज लॉज की बात करें तो वो लगभग हिंदूज़ के लिए तो सेम है। जो मिनिमम मैरिज एज है वो सेम रखी गई है, वुमेन के लिए 18 और मैन के लिए 21। इसके अलावा जो डिवोर्स प्रोसीजर्स हैं वो भी यूनिफॉर्म कर दिए गए हैं, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर डिवोर्स, जो कि सिंप्लीफाई कर देंगे लीगल प्रोसेस को एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल रिलीजियस लॉज। तो ये सिमिलर ही रखा जाएगा जो अभी हिंदूज़ के अंदर प्रैक्टिस किया जा रहा है। देन नेक्स्ट इज़ पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी यानी एक मैन के एक से ज़्यादा वाइफ नहीं हो सकती, यानी लिविंग वाइफ नहीं हो सकती, और वैसे ही एक वुमेन के एक से ज़्यादा लिविंग हस्बैंड नहीं हो सकते, यानी पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों ही ख़त्म कर दी गई हैं, इट इज़ प्रोहिबिटेड। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि यूसीसी के अंदर ये तो कह दिया गया है कि पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री बैंड है, मगर अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इस समय जिनकी 2 शादियां हो रखी हैं, जिनके 2 लिविंग स्पाउस जो हैं वो प्रेजेंट है, वहाँ पर कैसे जो इनहेरिटेंस का पूरा प्रोसेस है वो काम करेगा, कैसे जो है प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, कौन क्लास 1 ईयर में आएगा और कौन नहीं आएगा। तो ये जो है पूरा एक्सप्लेनेशन जो है यूसीसी के अंदर मिसिंग है। एंड लास्ट इज जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है वो अब कंपलसरी हो गया है। तो अभी तक क्या था, ऑप्शनल था कि ठीक है आपने अगर अपनी शादी रजिस्टर नहीं भी कराई है तो कोई बात नहीं, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो फॉलो ही हैं। लेकिन अब जो ये नया यूसीसी है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। तो ये तो बात हो गई हिंदूज़ की।
अब हम बात करते हैं मुस्लिम्स की, कि मुस्लिम लॉ के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हटा दिया गया है। सबसे पहली रिलीजियस प्रैक्टिस तो यही है, हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर जो है 4 शादी करना अलाउड होती है, लेकिन क्योंकि अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उन्होंने पॉलीगैमी को बैन कर दिया है, तो इसीलिए यही चीज़ जो है मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल होगी और अब वो 4 शादियां जो हैं वो नहीं कर सकते, उनके ऊपर भी जो है पॉलीगैमी लागू होगा, यानी वो भी अब एक ही शादी कर सकते हैं एट अ टाइम, उनका भी सिर्फ एक ही लिविंग स्पाउस होगा। इसके अलावा जो मिनिमम मैरिज एज है उसमें भी चेंजेस आए हैं। अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि जैसे ही लड़का या लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं तो उनके लिए वही उनकी मिनिमम मैरिज एज हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये कहा गया है कि लड़की जो है 18 की होनी चाहिए और लड़का 21 का, तो अब वही मुस्लिम्स पे भी लागू होगा, यानी जो वो प्यूबर्टी वाली चीज़ वो रखते थे वो अब मिनिमम एज की कैटेगरी से जो है वो हट गया है। देन नेक्स्ट इज़ डिवोर्स। तो मुस्लिम्स के अंदर जो ट्रिपल तलाक होता था उसे तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 2019 के अंदर, लेकिन अब जो डिवोर्स जो है वो अलग अलग तरीके से होता था वो भी अब यहाँ पे जो है ख़त्म किया गया है और ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अभी तक जो वो इस्लामिक लॉ बेस्ड प्रैक्टिसेस जो है उसे फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि हर पर्सनल लॉ में जो है डिफरेंट तरीके से डिवोर्स हो रहा था। तो अब जो है इन्हें भी जो है एक प्रॉपर जो है जो भी लीगली जो है डिवोर्स होगा वो ही लेना पड़ेगा। और अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो जो इस्लामिक लॉ है वो फॉलो करते हैं स्पेसिफिक रूल्स जो कि उन्हें अवेलेबल हैं इन दी शरिया लॉ। तो मुस्लिम्स में क्या होता है कि जो शरिया है उसने पहले ही डिफ़ाइन कर रखा है कि कितना शेयर जो है किस कैटेगरी को जाएगा, यानी किसको कितना शेयर मिलेगा वो पहले ही बता रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पाउस है तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन कि वो ज़िंदा है या नहीं है, या फिर वो मेल है या फिर फीमेल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्पाउस है यानी हस्बैंड या फिर जो वाइफ है डिसीज्ड की, उसको स्पेसिफिक शेयर मिलेगा विच विल बी 1/4 to 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर बच्चे हैं तो जो बेटा होता है उसे ट्वाइस मिलता है, यानी डबल द शेयर ऑफ डॉटर जो है वो मिलता है। तो जितना भी जो पोर्शन है अगर प्रॉपर्टी है तो जो बेटी को मिल रहा है उसका डबल जो है वो बेटे को मिलेगा। और अगर पेरेंट्स हैं तो उनका जो शेयर है वो डिपेंड करता है ऑन दी सर्वाइविंग चिल्ड्रन एंड स्पाउस। इसके बाद अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी कुछ ही स्पेसिफिक सिनेरियोज में जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी कोई लोग बच जाते हैं, रेजिडुअरी हेयर्स होते हैं, तो उन्हें प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे कि उनका क्या रिलेशन है कुछ शेयर जो है वो मिल सकता है। तो वी कैन से कि यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस हैं, डॉटर्स भी इनहेरिट करती हैं, सन्स भी इनहेरिट करते हैं, लेकिन डॉटर का पोर्शन जो है वो सन के कंपैरिजन में कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी को पार्सनरी रूल नहीं है, ठीक है, तो सबका शेयर जो है वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा था तो उसे में, तो शुरू से ये लोग ये फॉलो कर रहे हैं, कोई को पार्सनरी नहीं था। इसके अलावा जो विल है वो मुस्लिम्स के अंदर परमिटेड होती है, लेकिन विल होने के बावजूद भी जो ऑब्लिगेटरी शेयर्स हैं वो मिलेंगे ही, यानी जिसको जितना हिस्सा मिलना है वो मिलेगा ही। इसके बाद जो है वो विल आप देख सकते हो कि किसी को वो कुछ और देना चाहते हैं तो इट्स फाइन, बट ये जो ऑब्लिगेटरी शेयर्स हैं वो तो मिलेंगे ही। और इनहेरिटेंस के पहले यानी ये प्रॉपर्टी सबको देने से पहले जो भी उस इंसान के आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं और फ्यूनरल का जो भी खर्चा होगा वो उस प्रॉपर्टी से वो जो अमाउंट है उससे डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी जैसे किसी पर्सन की डेथ हुई है सबसे पहले जो है ये देखा जाएगा कि अगर उस पर कोई कर्जा है या फिर उसके फ्यूनरल के जो भी चार्जेस हैं वो उसकी प्रॉपर्टी में से, उसके एस्टेट में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और उसके बाद जो है जिसको जितना शेयर मिलना है उसे दिया जाएगा। बट अगेन ये जो मैंने पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है ये बाकी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन उत्तराखंड में नहीं होगा, क्योंकि अब उत्तराखंड में आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको अभी बताया था हिंदूज़ के केस में, क्योंकि अब हिंदूज़ और मुस्लिम्स कुछ नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो सभी पे एप्लीकेबल होगा, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सब पे ये इक्वली एप्लीकेबल होगा, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे इनहेरिटेंस हो, चाहे अडॉप्शन हो। तो जो भी पर्सनल लॉज के अंदर कुछ कुछ चेंजेस थे वो अब जो है नहीं होंगे, जो पर्सनल लॉ है वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक क्या था हर पर्सनल लॉ में कुछ अलग ही अपना रिलीजियस और कस्टम बिलीफ होता था जो कि फॉलो किया जाता था, लेकिन अब
उत्तराखंड में यूसीसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो है यही चलेगा। अभी तक मैं बता दूं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, गवर्नर की एक्सेंट मिलने के बाद ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई पर्सनल लॉस की। अब एक जो नई चीज़ जो है यूसीसी में शामिल की गई है, जिसको लेके सबके काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, कुछ इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि सही किया जा रहा है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप पहले तो हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं। तो जिस तरीके से वो रहते हैं वो एक शादी की तरह ही होता है, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की होती है, वो बिना शादी के एक साथ रह रहे होते हैं। तो अब जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी लड़का और लड़की जो है ये डिसाइड करते हैं कि वो लिव इन में रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, तो जिस दिन से वो डिसाइड करते हैं उसके 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें क्या करना होगा, अपना लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना पड़ेगा विद द डेजिग्नेटेड रजिस्ट्रार। और अगर वो जो लड़का या लड़की हैं वो 21 साल से कम के हैं तो उस केस में उन्हें पेरेंट्स की कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, जो कि मैंडेटरी है। और ये जो रिलेशनशिप है वैसे तो इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जैसे कि अगर वो कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी को, मोरालिटी को, या फिर इन्वॉल्व है किसी भी तरीके के मैरिड रिलेशनशिप में, यानी अगर लड़का या लड़की में से कोई भी एक जना जो है ऑलरेडी मैरिड है और फिर वो किसी के साथ जो है लिव इन में जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में जो है इस तरीके के रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं कराया जाएगा। या फिर अगर कोई पार्टनर माइनर है तो भी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट जो है वो बनाई जाएगी, जहाँ पे प्रॉपरली सारे डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे कि कैसे आप जो है अपने रिलेशनशिप को वेरीफाई करवा सकते हो बाय द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। और अगर जो रजिस्ट्रार है वो रिफ्यूज़ कर देता है रजिस्ट्रेशन को, तो उस केस में रजिस्ट्रार को प्रॉपरली जो है रिटन रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों जो है ये रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा है, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर नहीं होता है तो उसके लिए प्रॉपर रीजंस देगा, जो रजिस्ट्रार है वो रीज़न देगा। और अगर ये पाया गया कि कोई भी 2 लोग जो हैं लिव इन में रह रहे हैं या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो उस केस में उन्हें सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। इट विल बी एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 months एंड अ फाइन ऑफ 25,000 रुपीज़। तो अगर झूठ बोला है तो ये सज़ा है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 6 महीने की जेल और इसके अलावा 25,000 रुपये का फ़ाइन जो है वो दोनों ही चीज़ें जो हैं एप्लीकेबल होंगी। तो इन शॉर्ट जो लोग लिव इन में रहना चाहते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनके ऊपर पनिशमेंट मिलेगा, उन पर पेनल्टी लगेगी। इनफैक्ट अगर वो डिले भी कर देते हैं अपने रजिस्ट्रेशन में तो उस केस में भी उन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, क्योंकि ये एक मैरिज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ही होता है, और अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं वो सिमिलर होंगे, यानी उन बच्चों को जो है लेजिटिमेट माना जाएगा एंड इट विल बी सिमिलर। जैसे बाकियों को मिलेंगे वैसे ही इन बच्चों के भी जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं वो सेम होंगे। अगर कोई पार्टनर जो है दूसरे को छोड़ देता है, एक पार्टनर दूसरे को छोड़ देता है, तो जो दूसरा पार्टनर है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपने लिव इन पार्टनर से। इनफैक्ट ये जो लॉ है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस टू द लिव इन पार्टनर्स। सो वी कैन सी कि कैसे ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसने काफ़ी सारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कस्टम्स हैं, उन्हें चैलेंज किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर जिन्हें क्लैरिफाई नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो जो एससीज़ हैं उनको इससे बाहर रखा गया है, दूसरी जो क्वेयर कम्युनिटी है उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो मेल और फीमेल को तो बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका क्या स्टेटस रहेगा, उनके ऊपर ये जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं वो कैसे एप्लीकेबल होंगे, ये इसके अंदर नहीं बताया गया है। तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस बिल के अंदर समझानी बाकी हैं, जिसकी वजह से आगे चल के काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ सकती है। तो आपका क्या कहना है, क्या ये बिल जो है इंडिया की जो भी पर्सनल लॉज की जो शॉर्टकमिंग्स हैं उन्हें कंप्लीट कर पाएगा? आई मीन येस, आई नो कि ये सिर्फ अभी उत्तराखंड में लागू होगा और धीरे धीरे बाकी स्टेट्स भी अपना बनाएंगे, लेकिन क्या ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एज यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये इंडिया के पर्सनल लॉज की जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसे कवर अप कर पाएगा या और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।